हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी नॉलेज। गाइस, इस वीडियो में मैं आज आप सबको बताऊंगा एसएससी जेईई 2018 का ज्वाइनिंग कब तक हो सकता है, मतलब एक्सपेक्टेड डेट बताऊंगा ज्वाइनिंग के लिए। आप सबको पता होगा मैंने आपका एसएससी जेईई फाइनल रिजल्ट के लिए एक्सपेक्टेड डेट बताया था और उसी हिसाब से मेरा जो एनालिसिस था वो सही निकला है। और तभी जो है स्टूडेंट ने कहा है कि भाई आप जो है एक एक्सपेक्टेड ज्वाइनिंग के बारे में भी बात कर लीजिए, उसके ऊपर भी वीडियो बनाइए। क्योंकि मैंने देखिए आपका फाइनल रिजल्ट ऑफ एसएससी जेईई 2018 के लिए कहा था कि नवंबर लास्ट वीक तक, नहीं तो दिसंबर 15 से पहले 100% आ जाएगा। और एसएससी ने भी अभी आपका नोटिस देके इन्फॉर्म कर दिया है कि 30 नवंबर मतलब 30 नवंबर 2020 को एसएससी जेईई 2018 का फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। मतलब मेरा एक्सपेक्टेड जो डेट था वो बिल्कुल सही गया है। और तभी जो है स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया है कि आप ज्वाइनिंग के भी आप डेट बता दीजिए। तो यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ बीआरओ के बारे में बात करूंगा। सेंट्रल वाटर कमीशन, सीपीडब्ल्यूडी और एमईएस के लिए अलग वीडियो आएगा, उसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। क्योंकि बीआरओ में यहाँ पर कुछ एडिशनल पॉइंट बताऊंगा, जैसे ट्रांसफर कैसे होता है, आपका पोस्टिंग लोकेशन क्या होता है, ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, आपका लीव वगैरह छुट्टी वगैरह कैसे मिलता है, खाने का खर्चा लगेगा या नहीं, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा। और मेडिकल का कुछ पॉइंट जो अभी भी स्टूडेंट के मन में डाउट है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको पता है कि बीआरओ में 2017 और 2016 एसएससी जेईई में कोई वैकेंसी नहीं था। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर 2015 में वैकेंसी था और 2015 का जो वैकेंसी था उसके हिसाब से मुझे काम करना पड़ेगा, उसके बेसिस पर मुझे काम करना पड़ेगा। मुझे पता है स्टूडेंट कहेगा कि भाई 2015 के हिसाब से आप नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि 2015 मतलब लगभग 3-4 साल पुराना वैकेंसी के एनालिसिस करके आप कैसे बता पाएंगे कि भाई ज्वाइनिंग कब तक होगा। लेकिन फिर से मैं वही कहूँगा, क्योंकि जब मैंने एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट का बात किया था तब भी स्टूडेंट ने कहा था कि एसएससी जेईई 2016-2017 को आप कंसिडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर केस वगैरह हुआ था। और तब जो है एसएससी पुराना था, अभी एसएससी रिफॉर्म होके थोड़ा सा फास्ट काम करना स्टार्ट किया है। तो देखिए भाई, एसएससी का जो है एसएससी का प्रोसेस जो है हर बार सेम रहता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो डिपार्टमेंट का तो आप मत सोचिए, डिपार्टमेंट आपका बहुत डिले कराता है। आप लोग देख लीजिएगा, मैं जैसे कहूँगा वैसे ही होगा। तो मेरे ऊपर अगर भरोसा है तो मान के चलिएगा, मैं जो डेट बताऊँगा उसी हिसाब से आपका 95% मान के चलिएगा कि मेरा एनालिसिस यहाँ पर भी सही जाएगा। तो पहले मैं बताना चाहता हूँ कि 2015 में, जैसे कि मैंने कहा कि बीआरओ का वैकेंसी था, तो 2015 में फाइनल रिजल्ट कब आया था। जैसे आपका 30 नवंबर 2020 को 2018 एसएससी जेईई का रिजल्ट आएगा, वैसे ही 2015 का रिजल्ट कब आया था वो एक बार देख लीजिए। मतलब फाइनल रिजल्ट आया था आपका 9 अक्टूबर 2017। मतलब आज से लगभग 3 साल पुराना, 3 साल पीछे की बात कर रहा हूँ कि आपका अक्टूबर में आपका रिजल्ट आया था 2015 का। और उसके बाद जो है आपका क्या होता है वो भी बताता हूँ। देखिए, फाइनल रिजल्ट के बाद एसएससी का बस एक ही काम रहता है, वो आपका जो है डोजर। आपको पता है कि आपका जो फाइल बना था डीवी के टाइम, वही आपको डोजर कहा जाता है। उसको आपका जो डिपार्टमेंट में आपको पोस्टिंग होगा या जिसमें आपका जॉब मिलेगा उस डिपार्टमेंट में एसएससी भेज देता है। और इसके लिए 15 से 20 दिन टाइम लेता है एसएससी। तो वो भी मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ प्रूफ आपको। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ए वाला जो है सेंट्रल रीजन का एसएससी जेईई 2017 का आपका डोजर है, या नॉमिनेशन भी कह सकते हैं आप। तो देखिए कब भेजा गया था, आपको जहाँ तक मुझे पता है आप एक बार चेक कर लीजिएगा। 15 अक्टूबर 2018 को आपका फाइनल रिजल्ट आया था एसएससी जेईई 2017 का। और देखिए आपका डोजर भेजा गया था आपका 24 अक्टूबर 2018, मतलब 9 या 10 डेज के अंदर जो है सेंट्रल जोन ने आपका डोजर भेज दिया था। तो सभी जोन में अलग अलग भेजता है, ऐसा नहीं कि आपका सभी जो है 10 दिन टाइम लेता है। किसी किसी जोन में आपका 15 डेज, किसी किसी जोन में 20 डेज टाइम लगता है। तो मान के चलिए आपका अगर 30 नवंबर को अगर आपका रिजल्ट आ रहा है 2020 को 2018 एसएससी जेईई का, तो मान के चलिए आपका 15 दिसंबर तक आपका सारे जोन जो है आपका डोजर जो है डिपार्टमेंट को भेज देगा। तो डिपार्टमेंट के भेजने के बाद एसएससी का काम खत्म हो जाता है। एसएससी का काम जो है अब कुछ नहीं रहेगा, जो आपका कनेक्शन होगा या जो भी आपका डिटेल्स वगैरह जो भी आप कलेक्ट करेंगे, अब डिपार्टमेंट से बात होगा। आपका कॉन्टैक्ट जो करेंगे वो डिपार्टमेंट आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। एसएससी का कोई लेना देना अब नहीं रहेगा। तो आपका मान के चलिए 15 दिसंबर 2020 तक आपका डोजर जो है डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा। अब चलिए मैं वहाँ पर वापस आता हूँ कि आप जैसे आपका 9 अक्टूबर 2017 को रिजल्ट आया, उसके बाद डोजर जो है लगभग मान के चलिए आपका नवंबर फर्स्ट वीक तक भेज दिया गया था, या आपका अक्टूबर लास्ट वीक तक भेज दिया गया था। अब देखिए
कॉल फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड मेडिकल। आपको पता है बीआरओ में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा और मेडिकल भी होगा। तो यहाँ पर देखिए एसएससी जेई 2015 यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा दे रहा है कि ये जो है 2015 का आपका कॉल फॉर फिजिकल एफिशिएंसी एंड मेडिकल टेस्ट, मतलब जो आपका कॉल लेटर मिलता है उसी का कॉपी है। तो यहाँ पर क्या क्या मांगा गया था वो भी मैं बताऊँगा, और क्या क्या चीज़ जो है होने वाला था वो भी मैं बताऊँगा। तो देखिए पहले यहाँ पर कहा गया है कि आपका ओरिजिनल के साथ 6 कॉपी ड्यूली अटेस्टेड बाय ऑफिसर मेंशन एट पेज नंबर 5, मतलब आपका जो जेरोक्स कॉपी आपने जैसे एसएससी को दिया है सेम चीज़ जो है यहाँ पर 6 कॉपी लेगा, मतलब 6 कॉपी आपको जेरोक्स करके ले जाना है। तो ये अलग चेंज भी हो सकता है, मतलब अब जो नया आएगा उसमें हो सकता है कि आपका 2 कॉपी मांगा जाए, 4 कॉपी मांगा जाए, 6 कॉपी भी मांगा जा सकता है, लेकिन उस टाइम जो है 6 कॉपी मांगा गया था और ओरिजिनल भी साथ ले जाना था। और जो है अटेस्टेड यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड नहीं, एक कुछ किसी ऑफिसर से अटेस्टेड होना चाहिए जो गैजेटेड ऑफिसर होता है, जो मेंशन भी है आपका पेज नंबर 5 में, वो भी मैं बात करूँगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अटेस्टेशन फॉर्म जो है आप जो है वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट से अभी भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मैंने जैसे कहा था एसएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ आपका जो आप एलिजिबल है या नहीं इसके लिए चेक करता है, लेकिन एक्चुअली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब आपका सर्टिफिकेट जो है ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है वो सब चेक होगा, आपका डिपार्टमेंट करेगा। एसएससी ने सिर्फ और सिर्फ चेक किया है आपका जो क्राइटेरिया मांगा गया था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो था, मतलब बीटेक किसके लिए एलिजिबल है, डिप्लोमा जिसके लिए एलिजिबल है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किसके लिए चाहिए, ओबीसी सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ चेक करने के लिए, मतलब सिर्फ आपके पास है या नहीं है इसलिए उन्होंने एसएससी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था। लेकिन एक्चुअली डीवी जो है वो डिपार्टमेंट कराता है, मतलब जो आपका सर्टिफिकेट का वैलिडिटी है, सर्टिफिकेट का डेट ऑफ इशू है, सर्टिफिकेट नंबर है, कहाँ से आपने सर्टिफिकेट बनाया है, आप किस यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री कंप्लीट किया है, सब कुछ जो है डिपार्टमेंट वेरीफाई करता है, एसएससी नहीं करता है। तो आपका फिर से डीवी होगा और सभी के लिए होगा, ना है जिनको क्लियर रिमार्क मिला है उनके लिए भी होगा, जिनको प्रोफेशनली रिमार्क मिला है उनके लिए भी होगा। इसलिए मैंने कहा था कि प्रोफेशनल जो सिलेक्टेड है एक्सेप्ट किया है, जिनको घबराने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सबको जॉब मिलेगा। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। देखिए प्रूफ ऑफ रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो है अभी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैलिडिटी जो है 3 महीना 6 महीना होता है आपका, इसलिए आपका फाइनल रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद ही आप लोग इसको बनाने के लिए ट्राई करना। एसडी ऑफिस या डीएम ऑफिस से बनता है। और कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, एससी एसटी ओबीसी जो भी आपके पास है उसको ले जाना पड़ेगा। ओरिजिनल मार्कशीट, आपका डिग्री सर्टिफिकेट जो भी है सब कुछ ले जाना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ मैरिज सर्टिफिकेट, जो लोग शादीशुदा है उनको मैरिज सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। आपने अगर एज रिलैक्सेशन लिया है तो आपका ओबीसी एससी एसटी जो कास्ट से बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। एक सर्विसमैन है तब भी आपको देना पड़ेगा। एनओसी, जो लोग रेलवे में है एनओसी जो है अभी से आप लोग अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एनओसी मिलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो एनओसी जरूर आपको ले जाना पड़ेगा। और फोटो कॉपीज 10 कॉपी रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो कॉपी 10 कॉपी वो लोग मांगा था उस टाइम, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगा था। अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होता है वो तो आपको पता है कि 10 मिनट के अंदर जो है आपको 1 माइल आपको भागना पड़ता है यहाँ पर 10 मिनट के अंदर। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट अगर फेल हो जाता है तो उनको सेकेंड चांस बिल्कुल नहीं मिलेगा। यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि सेकेंड चांस आपको नहीं मिलेगा और आपको बाहर कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसीलिए देखिए अभी से भागने की ज़रूरत नहीं है, अभी से इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फाइनल रिजल्ट आने दीजिए, तो इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका बीआरओ में हुआ है, एमएस में हुआ है, तब जो है आप लोग रनिंग वगैरह प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि रनिंग जो है आपका ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाएगा अगर आप बीआरओ ज्वाइन करेंगे। मैं आगे मैं बात करूँगा कि क्या क्या होता है बीआरओ में। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि देखिए जो कैंडिडेट आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मेजरमेंट वगैरह होता है, वेट वगैरह चेक होता है, और आपका जो है रनिंग वगैरह होता है, उसके अगर क्वालिफाई करेंगे तभी मेडिकल आपका होगा। मेडिकल के लिए आपका ग्रेफ या GREF सेंटर आपका दीघी कैंप पुणे 15 में आपको भेजा जाएगा, और वहाँ पर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड जो है मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वहाँ पर चेक किया जाएगा। और इसके लिए टाइम जो है देखिए 2 वीक, मतलब मेडिकल फिजिकल एफिशिएंसी टोटल का जो टाइम ड्यूरेशन है सबके लिए लगभग 15 डेज टाइम लगेगा। और उसका जो भी अरेंजमेंट है, एकोमोडेशन जो भी है आपको खुद से करना पड़ेगा। स्टे एंड फूड जो है जिसका पे आपको खुद से करना पड़ेगा, खुद से जेब से करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट कोई भी पैसा आपके ऊपर खर्चा नहीं करेगा जब तक आप लोग डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए मेडिकल से पहले आप लोग एक कैंडिडेट है, आपको जॉब नहीं मिला है, जब तक आपका मेडिकल आप लोग क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आपको एंट्री नहीं मिलेगा, मतलब डिपार्टमेंट का सैलरी वगैरह फैसिलिटी नहीं मिलेगा।
तो लगभग 15 डेज़ का खर्चा होगा। मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिला है कि पुणे में उनका गेस्ट हाउस है, उस गेस्ट हाउस में आपको पे करके आपको रहना पड़ेगा, और आपका फूडिंग वगैरह मेस से मिल जाएगा, वहाँ पर भी आपको पे करना पड़ेगा। तो ये तो गया आपका मेडिकल की बात। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए SBI वगैरह का पासबुक वगैरह आपको ले जाना है, क्योंकि आपका जो सैलरी वगैरह बनेगा तब जो है आपको, मैं तो रिकमेंडेशन करूँगा कि SBI आप बना लीजिए। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं है तो अभी से एक अकाउंट बना के रख लीजिए, आगे आपके काम आएगा। और उसके बाद रिक्रूटमेंट में आप कोई डिले वगैरह नहीं कर सकते हैं। आपका ट्रेनिंग जो है, आपका जो ग्रेप सेंटर में ट्रेनिंग होगा, आपका मेडिकल और फिजिकल एफिशिएंसी में अगर क्वालिफाई करेंगे तभी आपको ट्रेनिंग में बुलाया जाएगा। और आपका कैंडिडेटनेचर जो है कैंसिल हो सकता है अगर आप किसी भी आधार पे अगर आप रिजेक्ट हो जाते हैं, जैसे मेडिकल में हो गया, फिजिकल एफिशिएंसी में अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो आपको आपका कैंडिडेट नेचर जो है डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो ये तो गया सब कुछ आपका बात। अब बात करेंगे कि कब बुलाया गया था 2015 वाला जो जिनको BRO मिला था, कब बुलाया गया था उनको मेडिकल के लिए। देखिए रिपोर्टिंग टाइम आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 जनवरी 2018, मतलब 9 अक्टूबर 2017 को रिजल्ट आया था, फाइनल रिजल्ट। और आपका देखिए जनवरी फर्स्ट वीक, मतलब लगभग आपका 3 महीने बाद आपका मेडिकल के लिए बुलाया गया था। तो इस बार आपका 30 नवंबर 2020 को रिजल्ट आ रहा है 2018 SSC JEE का। अगर मैं 2015 को कंसीडर करूं तो उस हिसाब से अगर 3 महीना जोड़ दूं तो लगभग आपका फरवरी लास्ट वीक हो रहा है। तो अभी मेरा मानना है कि भाई फरवरी लास्ट वीक तक उतना टाइम नहीं लगेगा। मेरे हिसाब से जो है जनवरी लास्ट वीक से लेके, मतलब 2 से ढाई महीने के अंदर जो है आपका मेडिकल के लिए बुलाया आ जाएगा। मतलब जनवरी लास्ट वीक से लेके फरवरी 15 तक आपको कॉल आ जाएगा, मतलब आपको बुलाया जाएगा। फरवरी फर्स्ट वीक और जनवरी लास्ट वीक तक आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा मेरे हिसाब से। मेरा यही एक्सपेक्टेड मतलब डेट है। और उसके लिए आप लोग प्रिपेयर भी हो जाना। जब आपको कन्फर्म हो जाएगा कि भाई मेरा तो BRO में जाना है, तब आप लोग कन्फर्म हो जाना कि इसी टाइम को आपका मेडिकल इसी के आसपास जो है हो जाएगा। और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट देखिए इस बार ज़्यादा है, इसलिए मुझे ये भी लग रहा है कि भाई टाइम जो है ज्वाइनिंग में थोड़ा सा डिले हो सकता है, क्योंकि देखिए आपका लगभग 800 के ऊपर जो है आपका 800 प्लस आपका वैकेंसी है। तो सबका मेडिकल कराना, सबका DV कराना, सबका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट करना, इसके लिए तो टाइम लगेगा ना, इसीलिए थोड़ा सा डिले भी हो सकता है आपका ज्वाइनिंग में। तो ज्वाइनिंग के बारे में मैं आगे बात करूँगा कि कब तक ज्वाइनिंग होगा, उसका भी मैं प्रूफ आपको दिखाऊँगा। तो आप लोग अभी मान के चलिए कि आपका जनवरी लास्ट वीक नहीं तो फरवरी फर्स्ट वीक तक आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो इस सभी कैंडिडेट का नाम है जिनका BRO में सिलेक्शन हुआ था। लगभग कितना कैंडिडेट है आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर स्क्रीन में आप लोग देख सकते हैं। और देखिए अब जो है ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन फॉर JEE सिविल आपका जो जिनका बुलाया गया था, आपका मतलब जो लोग क्वालिफाई हुआ था फिजिकल एफिशिएंसी और मेडिकल में, उनका ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया था। कब बुलाया गया था, मतलब ट्रेनिंग होता है तो ट्रेनिंग के लिए कब बुलाया गया था वो भी मैं दिखाता हूँ। देखिए एक नोटिस डाला गया था, वो नोटिस मुझे नहीं मिला है। 20 फरवरी 2018 को नोटिस डाला था आपको, जैसे मैंने दिखाया कि 8 जनवरी आपका फिजिकल एफिशिएंसी एंड मेडिकल टेस्ट हुआ। मतलब 15 डेज को मतलब 15 डेज और जोड़ लीजिए, मतलब पूरा जनवरी तक उनका सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग वगैरह हुआ, फिजिकल एफिशिएंसी मेडिकल जो भी था सबका टेस्टिंग वगैरह हुआ था। और उसके बाद जो है उन्होंने एक नोटिस डाला था और आपका मोस्ट प्रोबेबली ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर बात किया गया था, वही यहाँ पर कहा गया है। और ट्रेनिंग देखिए कब से स्टार्ट हुआ, 2 बैच हुआ था। 2 बैच मतलब आपका एक बैच में, फर्स्ट बैच में जिन्होंने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया था और जिनका कोई मतलब, जैसे आपको पता है कि परमानेंट रिजेक्शन मिलता है और टेम्पोररी रिजेक्शन मिलता है। किसी का मान लीजिए मेडिकल में थोड़ा बहुत इशू था तो उनको टाइम दिया जाता है, उसके बाद फिर से रीमेडिकल किया जाता है। तो इसलिए सेकेंड बैच उन लोगों के लिए है, और उनके लिए आपका जो है सेकेंड बैच में उनका ट्रेनिंग हुआ था। और फर्स्ट बैच में आपका हुआ था 2 जुलाई 2018 से लेके 25 अगस्त 2018, मतलब आपका लगभग आपका जो है 1.5 महीना का आपका ट्रेनिंग होता है। 6 वीक का ट्रेनिंग आपका होता है BRO में आपका। तो अगर उस हिसाब से बात करेंगे कि ट्रेनिंग कब होगा, तो जैसे आपको जनवरी में आपका हुआ था आपका मेडिकल और जुलाई में आपका देखिए ज्वाइनिंग हुआ था। तो मेरे हिसाब से भी मान के चलिए आपका, अगर मैं आपका बात मान लूँ और मेरे भी थोड़ा सा
मेरा भी एनालिसिस है कि इस बार जो है थोड़ा सा ज्वाइनिंग फास्ट हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा कि आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पिछले साल के हिसाब से 1 महीना पहले हो सकता है। मान के चलिए जून में आपका ज्वाइनिंग होगा, जून फर्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली आपका ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा 2021 को। 2021 जून में आपको मोस्ट प्रोबेबली बुलाया जाएगा मेरे हिसाब से। मई लास्ट वीक से लेके जून फर्स्ट वीक तक 15 तक आप मान के चलिए आपका ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब जो है रिपोर्टिंग वगैरह जो आपका शेड्यूल वगैरह रहेगा, बच्चे पूछ रहे थे कि भाई बाय पोस्ट आपका अपॉइंटमेंट आता है या मेल आता है। देखिए बाय पोस्ट सभी डिपार्टमेंट आपको भेजेगा, जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है उसी एड्रेस में भेजा जाएगा, और किसी किसी डिपार्टमेंट बाय पोस्ट प्लस मेल मतलब दोनों में भेजता है, लेकिन बाय पोस्ट हर एक डिपार्टमेंट भेजेगा। तो आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर रहेगा वहाँ पर ही डेट टाइम वगैरह सब कुछ मेंशन रहता है। अब लोकेशन देख लीजिए, आपका लोकेशन जो कैंप का लोकेशन है वो कहाँ पर है। आपका मस्की बस्ती दीघी कैंप पुणे, डिस्टेंस ऑफ ग्रीफ सेंटर फ्रॉम पुणे रेलवे स्टेशन एंड पुणे एयरपोर्ट इज 9.7 किलोमीटर एंड 6.5 किलोमीटर, मतलब रेलवे स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर और एयरपोर्ट से 6.5 किलोमीटर, 6.5 के आसपास जो है आपका दूरी है। यहाँ पर आपको ओला वगैरह उबेर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा रेलवे स्टेशन से आपका सेंटर में जाने के लिए। टैक्सी प्रीपेड टैक्सी भी यूज़ कर सकते हैं, बस भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो गया आपका सब ट्रांसपोर्टेशन की बात। और 3 गेट है आपका, एक मेन गेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका 3 गेट से एंट्री मिलेगा। आपका फर्स्ट गेट जो है मेन गेट है, और उसके बाद जो है आपका सेकंड गेट और थर्ड गेट के बारे में कहा गया है, आप लोग देख लीजिएगा। क्लाइमेट कंडीशन यहाँ पर भी टेम्परेचर वगैरह दिया गया है, किस टाइम पर कितना टेम्परेचर रहता है, बारिश का मौसम कब रहता है, सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स में कहा गया है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इस नोटिस को मैं मेरा टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल में ज़रूर जुड़ जाना, उसका लिंक भी मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। आपका एकोमोडेशन जो है आपका ड्यूरिंग पीरियड ऑफ कोर्स मतलब ट्रेनिंग में एकोमोडेशन जो है आपका प्रोवाइड किया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से। जैसे मैंने कहा कि देखिए मेडिकल में आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगा, लेकिन ट्रेनिंग में सब कुछ फैसिलिटी मिलेगा। आपको रूम मिल जाएगा, रूम में आपको शेयर करना पड़ेगा 6 मेंबर, मतलब एक रूम में 6 आदमी रहेगा, और ईच रूम में आपका टॉयलेट, अटैच टॉयलेट और बाथरूम रहेगा, मतलब रूम में आपका टॉयलेट बाथरूम रहेगा, ड्रिंकिंग वाटर भी रहेगा आपका रूम में। और खाने के लिए आपको पे करना पड़ेगा, फूड ऑन पेमेंट इज अवेलेबल एट आपका मेस, मतलब मेस में आपको पे करके खाना खाना पड़ेगा, और रहने का बिल्कुल फ्री है। और उसके बाद देखिए ये तो गया एकोमोडेशन के बाद, और एक्स्ट्रा फैसिलिटी क्या क्या अवेलेबल है गिफ्ट सेंटर में, जैसे कैफेटेरिया है, मुस्कान गिफ्ट शॉप। मत सोच लेना कि भाई यहाँ पर कोई मुस्कान करके कुछ लड़की मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका वहाँ पर नाम रहता है और शॉप का नाम रहता है, तो मुस्कान गिफ्ट शॉप करके वहाँ पर नाम है उस शॉप का। उसके बाद वेजिटेबल अंकिता शॉप, SBI ATM कार्ड वहाँ पर मिलेगा। URS मुझे पता नहीं क्या है। वॉशरमैन टेलर शॉप, आपका लॉन्ड्री वगैरह मिल जाएगा वहाँ पर, टेलर भी मिल जाएगा, सैलून भी मिल जाएगा। लेडीज़ ब्यूटी पार्लर, लेडीज़ ब्यूटी पार्लर सोच के मत सोचना कि भाई लेडीज़ कैंडिडेट को भी वहाँ पर जॉब मिलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुणे में और दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है। पुणे में आपका BRO का इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर जो ऑफिसर लोग हैं यहाँ पर रहते हैं, उनका फैमिली यहाँ पर अलाउड है, इसीलिए यहाँ पर लेडीज़ ब्यूटी पार्लर भी है वहाँ पर। उसके बाद जो है ग्रोसरी सब भी आपको मिल जाएगा। तो ये तो गया आपका सब एक्स्ट्रा फैसिलिटी। फैमिली बिल्कुल अलाउ नहीं है यहाँ पर, कहा गया, फिर भी कहा गया है 90, आप लोग 100% मान के चलिए आपको ट्रेनिंग में फैमिली अलाउड नहीं है, ना ही आपका पोस्टिंग में है। अगर आपका पुणे में पोस्टिंग होगा, दिल्ली में पोस्टिंग होगा, तब आपको फैमिली अलाउड होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका कैंप वगैरह अच्छा खासा है, यहाँ पर उनका सब कुछ आपको सुविधा उपलब्ध है। लेकिन बाकी जो बॉर्डर एरिया में है वहाँ पर आपको बिल्कुल फैमिली अलाउड नहीं है। तो आप लोग भूल जाइए कि फैमिली आपको अलाउड होगा। हालांकि यहाँ पर कहा गया है कि ट्रेनिंग में भी आप लोग अगर वैसा कंडीशन देखा जाएगा कि हाँ आपको फैमिली आपके साथ होना चाहिए, तब जो है फैमिली दिया जाएगा। वो भी डिपेंड करेगा ऑफिसर के ऊपर, और आपका नंबर ऑफ रूम अगर खाली होगा तब। उसके बाद जो है स्टेशनरी जो है बेसिक स्टेशनरी लाइक नोटबुक, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर जो है शार्पनर जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा एट द डे ऑफ फर्स्ट डे ऑफ कोर्स, मतलब ट्रेनिंग के फर्स्ट डे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। स्टडी मटेरियल यहाँ पर कहा गया है आपका डिजायरेबल है, मतलब आपका एसेंशियल नहीं है कि आपको लैपटॉप कैरी करना है, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। आपको अगर आपके पास है तो बहुत बड़ी है, आप लोग ज़रूर ले जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको आपका लैपटॉप सॉफ्टवेयर से भी काम करना पड़ेगा, नहीं तो ऑफिस का भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी कुछ दिया जाएगा, जहाँ से आप जो है रीडिंग वगैरह कर सकते हैं, क्या क्या आपका कोर्स में है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ आगे। लीव, जैसे छुट्टी के लिए बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे डाउट पूछा था कि भाई ट्रेनिंग में छुट्टी मिलता है या नहीं, तो भाई ट्रेनिंग में यहाँ पर साफ साफ कहा है
कि 95% आपका अटेंडेंस होना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो ट्रेनिंग है उसका रिमार्क लिख दिया जाएगा। रिमार्क में आपका अगर अच्छा खासा इंप्रेशन नहीं होगा तो आगे के लिए प्रॉब्लम हो सकता है प्रमोशन वगैरह के लिए। तो इसलिए ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग में छुट्टी बिल्कुल नहीं मिलेगा, 95% मतलब अटेंडेंस रहना पड़ेगा। छुट्टी सिर्फ और सिर्फ अगर मान लीजिए कोई बड़ा फेस्टिवल है तब मिलेगा, लेकिन सबको एक साथ भेजा जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको पहले भेजा जाएगा दूसरे को बाद में भेजा जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जैसे आपका कॉलेज में होता था कि जब आपका फेस्टिवल का टाइम आता था, फेस्टिवल में सबको एक साथ छुट्टी मिलता था, यहाँ पर भी सेम मिलेगा, एक साथ छुट्टी मिलेगा। और आपको पता है कि लगभग 95 से लेके 110 छुट्टी मिलता है आपका साल भर में बीआरओ में, जो सबसे ज़्यादा छुट्टी मिलता है आपका किसी भी जेई पोस्ट में। तो आपका आउट ऑफ मान के चले आउट ऑफ 365 डेज में 100 डेज आपको लीव मिल रहा है। तो आप खुद सोचिए ना कितना एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है बीआरओ में। बीआरओ में बहुत एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो बाकी डिपार्टमेंट में नहीं है, वो मैं आगे बात करूँगा। तो इसीलिए आपका बीआरओ मेरे हिसाब से जो लोग को घर से कोई लगाव नहीं है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। हालांकि थोड़ा सा रिमोट एरिया, चैलेंजिंग एरिया में रहना पड़ता है, लेकिन बीआरओ में एक्स्ट्रा बहुत फैसिलिटी है जो अदर डिपार्टमेंट में नहीं मिलेगा। देखिए अब जो है क्या क्या चीज़ पढ़ाया जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग में देख सकते हैं यहाँ पर आप जो है मिक्स डिजाइनिंग पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर आप एक एक करके देख लीजिए। आपका ट्रांसपोर्टेशन, कॉम्पैक्शन, हैंडलिंग कैसे करना पड़ेगा, आपको कंक्रीट कैसे ले जाना पड़ेगा, सब कुछ। टेस्टिंग कंक्रीट का टेस्टिंग वगैरह जो होता था, जैसे आपका मोल्ड वगैरह टेस्ट होता है, आपका कॉम्पैक्शन टेस्ट होता है, आपका आपका जो स्टैंड वगैरह जो टेस्ट होता है सब कुछ यहाँ पर सिखाया जाएगा। सीपीएम पार्ट यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ लेक्चर कितना है, टोटल लेक्चर, प्रैक्टिकल सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। तो आप लोग, मैं इसको कॉपी दे दूंगा, आप लोग एक बार देख लेना कि कौन सा आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। आरसीसी वगैरह पढ़ाया जाएगा, आपका ब्रिजेस पढ़ाया जाएगा, सब कुछ यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो यही बात है। और कुछ पॉलिसी वगैरह भी पढ़ाई जाएगी, जैसे फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेमेंट। आपको हाईवे आता होगा तो यहाँ पर हाईवे का भी आपका चैप्टर आएगा, क्योंकि जो बीआरओ काम करता है जैसे बॉर्डर एरिया में रोड्स और ब्रिजेस का काम ज़्यादा करता है, तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। और आपका कुछ क्राइटेरिया जो क्या क्या आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पॉलिसी क्या क्या है, सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा। जैसे आपका लॉज हो गया, जैसे लेबर लॉज हो गया, लीव रूल्स हो गया, सब कुछ जो है आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। आर्मी का जो रूल्स वगैरह होता है वो सब यहाँ पर सिखाया जाएगा। तो ये तो गया आपका सब की बात आपका। और उसके बाद देखिए यहाँ पर यूनिफॉर्म के बारे में भी कहा गया है। यूनिफॉर्म आपको कोर्स के दौरान आपको पहनना पड़ेगा और आपको जॉब के दौरान भी पहनना पड़ेगा। लेकिन वेडनेसडे और सैटरडे जो है आप सिविल ड्रेस या फॉर्मल ड्रेस आप पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी डेज आपको यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा। अब बात करेंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में पता है, मेडिकल की भी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल में है, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिटेल्स में मैंने समझाया है। अगर फिर भी डाउट आता है तो मैं रिकमेंडेशन करूंगा कि आप जो है एक बार डॉक्टर के पास चले जाना और डॉक्टर से आप लोग एक बार कंसल्ट कर लेना इस नोटिस को दिखा के। और अभी जो है कुछ जो है चीज़ जो है मैं आपको बताऊँगा। जैसे आपका मेडिकल में आँख के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था बच्चों को, कि आँख के लिए क्या होता है, आँख में रिजेक्शन क्या होता था। आँख के बारे में यहाँ पर बात करूँगा मैं। देखिए विजुअल स्टैंडर्ड जो है यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि विजुअल एक्यूटी नॉट लेस देन 6/12। देखिए 6 जो होता है 6 मीटर होता है, मतलब 6 मीटर का दूरी होता है। और 12 mm जो होता है वो आपका साइज होता है, आपका अल्फ़ाबेट का जो साइज है वही साइज होता है। तो आपका 6 मीटर दूरी में आपको बैठाया जाएगा और आपको चेक किया जाएगा। आपने कभी अगर आई वगैरह टेस्ट किया है तो आपको पता होगा, यहाँ पर ऐसे करके ABCD लिखा रहता है। तो इसका साइज जो है आपका 12 mm होता है और 6 मीटर दूरी पर आपको बैठाया जाएगा। और उसके हिसाब से आपको टेस्टिंग किया जाएगा कि आप जो है अल्फ़ाबेट पहचान पा रहे हैं या नहीं। तो दोनों आँख के लिए ये होगा। और अगर आप लोग एक एक करके करेंगे तो राइट आई के लिए 6/6 होना चाहिए और लेफ्ट आई के लिए 6/24, मतलब 24 mm का साइज होगा और 6 मीटर दूरी पर आपको बैठाया जाएगा। और यहाँ पर ये भी कहा गया है अगर चश्मा पहनते हैं आप, स्पेक्टेकल्स जो है वो भी परमिटेड है ड्यूरिंग विजुअल टेस्ट। और आपका यहाँ पर, लेकिन आपका अगर बिना चश्मे से अगर टेस्ट करेंगे तो 6/60 जो सबसे ऑरेस्ट कंडीशन होता है, सबसे ऑरेस्ट कंडीशन यही है। अगर किसी का 6/60 से भी ज़्यादा है तो उसको डायरेक्टली रिजेक्ट कर देता है किसी भी डिपार्टमेंट में। तो इसीलिए कह रहा हूँ अगर आँख का प्रॉब्लम है तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना कि भाई मैं तो चश्मा पहनता हूँ, तो ये नोटिस आप एक बार देख लीजिएगा और डॉक्टर को दिखा दीजिएगा कि इसमें लिए मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। तो बस मैं इतना ही आपको कह सकता हूँ, क्योंकि डॉक्टर जो है उनको ज़्यादा नॉलेज होता है।
कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल एलिजिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ CPWD में एलिजिबल है, बाकी किसी भी डिपार्टमेंट में कलर ब्लाइंडनेस एलिजिबल नहीं है। अब सर्जरी जो है, अगर रिसेंट कोई सर्जरी है जैसे हर्निया, मसल डिफेक्ट हो गया, बाकी जो सर्जरी होता है किडनी वगैरह का, अगर आपने माइक्रो सर्जरी किया है तो इसके लिए देखिए उन्होंने 1 साल के लिए अनफिट किया जाता है और 1 साल के लिए आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको रिजेक्शन कर दिया जाएगा। अगर सर्जरी वगैरह है तो आपको ऐसा होता है और आप डी मेडिकल के लिए भी आप जो है अपील कर सकते हैं 2 मंथ बाद, वो भी यहाँ पर कहा गया है। और मेडिकल फिटनेस जो है आपको पता है, और बाकी जो भी है आप लोग बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए कि आपका प्रॉब्लम होगा। देखिए मेजर इशू होगा तभी प्रॉब्लम, ज़्यादा से ज़्यादा आपका आँख का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और आपका कुछ जैसे आपका फ्लैट फैट हो गया, फ्लैट फुट हो गया, नी हो गया, ये सब के लिए आपको प्रॉब्लम होता है। लेकिन वो भी आप लोग देख लेना, जैसे ग्राउंड फॉर परमानेंट रिजेक्शन से एबनॉर्मल गिल्ड जो होता है वो एक बार देख लेना आपके पास है या नहीं। आपका होगा तो रिजेक्ट किया जा सकता है। BMI जो है लेस देन 18 होगा तब आपको रिजेक्ट किया जाएगा। अगर कोई सेक्सुअल डिजीज़ होगा तब आपको रिजेक्ट किया जाएगा। ये सब जो है आपका मेन चीज़ है जो आपको रिजेक्ट किया जा सकता है, लेकिन बाकी के लिए आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। वहाँ पर इतना स्ट्रिक्टली नहीं होता है, आप लोग जितना सोच रहे हैं उतना घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 99% स्टूडेंट जो है क्वालिफाई हो जाता है, तो बिल्कुल रिलैक्स रहिए, परेशान होने का कोई बात नहीं है। तो ये तो गया मेडिकल की बात। अब मैं बात करूंगा कि आपका पोस्टिंग कहाँ पर हो सकता है और आपका ज्वाइनिंग कहाँ पर हो सकता है। मेडिकल का लिंक मैं दे दूंगा, मेडिकल में अभी भी अगर डाउट होगा तो आप लोग एक बार जरूर देख लेना। आपका पोस्टिंग यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सब जो है बॉर्डर एरिया है आपका। यहाँ पर आपका पंजाब से लेके आपका पूरा जो एरिया आप देखते हैं, पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है मतलब 7 सिस्टर्स सब कुछ जो है आपका बॉर्डर एरिया में पड़ता है। यहाँ पर पाकिस्तान है, वहाँ पर चाइना है, मतलब मोस्टली हम लोग को यहाँ पर ही ज़्यादा आपका बॉर्डर में आपका सोल्जर जो है रक्षा करना पड़ता है इंडिया को। तो इसी हिसाब से पोस्टिंग लोकेशन आप लोग 90% मान के चलिए यहाँ पर ही जो है आप लोगों को पोस्टिंग होगा। और सभी को फर्स्ट टाइम बॉर्डर में भेजा जाता है। आपका पुणे और दिल्ली में आपका 99% आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगा, तो इधर ही आपको होगा, चाहे आपका लेह हो गया, लद्दाख हो गया, आपका उत्तराखंड हो गया, शिमला हो गया, आपका हिमाचल हो गया, उसके बाद आपका नॉर्थ ईस्ट का अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, तो ये सब जगह पर आपका पोस्टिंग BRO में आपको होता है। तो ये तो गया पोस्टिंग लोकेशन। आप बात करूँगा कि आपका ट्रेनिंग में क्या क्या होता है। ट्रेनिंग में आपको जैसे बताया गया कि आपका कोर्स क्या था मैंने बता दिया है, लेकिन आपको एक चीज़ जो है अभी मैं बताऊंगा। जैसे देखिए मुझे 2 IAS ऑफिसर से बात हुआ था, उनसे मैंने कंफर्म किया है कि भाई क्या क्या ट्रेनिंग में होता है। तो उन्होंने बताया कि सुबह 5 बजे आपको नींद से जागना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपका 3 किलोमीटर हर दिन आपको भागना पड़ेगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग। सिर्फ ट्रेनिंग में नहीं, ट्रेनिंग के बाद भी आपको भागना पड़ता है, लेकिन आपका थोड़ा सा कम, लेकिन ट्रेनिंग में आपको 3 किलोमीटर भागना पड़ता है हर दिन सुबह। और उसके बाद PT होता है, मतलब फिजिकल टेस्ट वगैरह होता है, फिजिकल एफिशिएंसी, कुछ योगा वगैरह होता है, एक्सरसाइज होता है। क्योंकि आपको पता है कि बॉर्डर एरिया में आप जब रहते हैं, आप सोल्जर के साथ रहेंगे, तो आपका फिजिकल एफिशिएंसी भी होना आपका ज़रूरी है। तो इसलिए आपका हर दिन आपको PT वगैरह करना पड़ेगा। और PT के बाद आपका ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट में अच्छा खासा खाना मिलेगा, दूध मिलेगा, आपका केला वगैरह मिलेगा, बिस्किट वगैरह मिलेगा, अच्छा खासा खाना मिलता है। उसके बाद क्लासेस होता है, उसके बाद फिर टिफिन आवर मतलब टिफिन दिया जाएगा आपको। उसके बाद आपका लंच टाइम आ जाता है, लंच आएगा। लंच के बाद शाम को जो है आपका गेमिंग पीरियड होता है, मतलब स्पोर्ट पीरियड होता है, और इसमें कंपलसरी है, सबको जाना है। वहाँ पर फुटबॉल, वॉलीबॉल, आपका हॉकी, क्रिकेट, टेनिस वगैरह सब कुछ खेल सकते हैं। कोई भी गेम आपको खेलना पड़ेगा। और उसके बाद शाम को आपका किसी दिन आपको जो है ऑफिसर लोग आते हैं और आपको मोटिवेशन दिलाने के लिए एक स्पेशल क्लास अरेंज करते हैं। आगे की रूल्स कैसे क्या होगा, फ्यूचर में क्या क्या प्लानिंग हो सकता है, सब कुछ वो लोग बताते हैं यहाँ पर। और आपका शाम को आप TV वगैरह भी देख सकते हैं। हालांकि पुणे में जहाँ पर ट्रेनिंग होगा यहाँ पर आपका नेटवर्क वगैरह कोई इशू नहीं रहेगा, लेकिन बाकी जोन में जब पोस्टिंग हो जाएगा आपका बाकी जोन में आपको जैसे मैंने बताया था कि आपको या तो BSNL का मिलेगा, नहीं तो आपका थोड़ा बहुत आपका एयरटेल वगैरह का मिल जाता है नेटवर्क, लेकिन BSNL का ही नेटवर्क अलाउड है, बाकी का आपका वहाँ पर नहीं मिलेगा। और TV वगैरह के भी आपका ज़्यादा चैनल नहीं मिलेगा जब आपका पोस्टिंग होगा। तो ये सब प्रॉब्लम है यहाँ पर। और एक बात देखिए, बॉर्डर में आपको बिल्कुल नहीं रहना पड़ेगा। आपको देखिए, मान लीजिए यहाँ पर अगर बॉर्डर होगा तो यहाँ से लेक बॉर्डर से लगभग 5 से 10 किलोमीटर दूर आपको जो है आप लोगों का पोस्टिंग होगा। बॉर्डर में सिर्फ और सिर्फ सोल्जर रहते हैं, लेकिन उससे अंदर थोड़ा सा अंदर आप लोग को रहना होता है।
और मुझे ये भी पता चला है कि सैटरडे और वेडनेसडे जो है आप लोग का हाफ डे होता है, आपका ऑफिस होता है, और संडे पूरा छुट्टी रहता है। तो सैटरडे शाम को और संडे जो है आपको बाहर जाने के लिए मौका मिलता है, क्योंकि जो जहाँ पर आपका पोस्टिंग होता है वहाँ पर नज़दीकी कोई ना कोई सिटी होता है, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आप लोगों को ड्रेस कोड होता है और ड्रेस कोड पहन के आपको जाना पड़ता है बाहर, और उसके लिए भी गाड़ी वगैरह भी वो लोग दे देते हैं कि हाँ गाड़ी में भी आप लोग जा सकते हैं। तो ये तो गया आपका कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी। आप बात करूँगा कि देखिए जो लोग सोचते हैं कि भाई बीआरओ बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो भाई बीआरओ देखिए हर चीज़ के दो साइड होता है, एक तो एडवांटेज होता है, एक डिसएडवांटेज होता है। सिक्के का जैसा हेड एंड टेल्स दो साइड होता है, यहाँ पर भी सेम है। तो यहाँ पर देखिए आपका कुछ चीज़ जो है एक्स्ट्रा मिलेगा, जैसे आपको सैलरी देखिए, सैलरी आपको हर एक डिपार्टमेंट से अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर लगभग 8 से 10,000 लगभग 6 से 8,000 ज़्यादा मिलेगा, एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा। जैसे हाई हिली एरिया में अगर रहेंगे तो एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है, आपका स्पेशल ड्यूटी अलाउंस मिलता है। तो अगर मान के चलिए CPWD में अगर 50,000 मिल रहा है आपका सैलरी, तो अलाउंस ऐड कर लेंगे अगर बीआरओ में, तो बीआरओ में लगभग आपका 56 से लेकर 58,000 तक आपको मिलेगा बीआरओ में, सेम चीज़ के लिए, क्योंकि सैलरी सबके सेम होता है, लेकिन एक्स्ट्रा अलाउंस जो है वो बीआरओ में मिलता है। आपको बाकी डिपार्टमेंट में मिलेगा, लेकिन पोस्टिंग जो है पोस्टिंग लोकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन बीआरओ में 100% आपको जो है आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा। और अब मान के चलिए किसी बंदे ने अगर 50,000 कमा रहा है CPWD में, तो इसको आपको 20,000 खाने के लिए और रहने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन बीआरओ में खाने के लिए और रहने के लिए पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। मतलब आपका 50,000 में 20,000 अगर इन्वेस्टमेंट हो जा रहा है तो आपका 30,000 सेविंग्स होता है। लेकिन बीआरओ में आपका मान के चलिए आपका 55,000 अगर सैलरी होगा, तो 5,000 में अगर मैं खर्चा मान लूँ कि अगर सैलून वगैरह या आपका कोई जो डेली यूजेस है उसके लिए खर्चा होता है, तो लगभग 5,000 अगर मान लो तो 50,000 मतलब लगभग 20,000 ज़्यादा आपका सेविंग्स होता है। तो बीआरओ का ये एडवांटेज है। ऊपर से आपका मौसम वगैरह बहुत अच्छा रहता है। आप खुद सोचिए, जो लोग आपका थोड़ा सा एडवेंचर पसंद करता है, जो लोग नेचर को पसंद करते हैं, सब जो देखिए लद्दाख लेह में या उत्तराखंड में सब लोग आपका टूरिस्ट लोग घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको रहना के लिए मौका मिल रहा है, कितना अच्छा मौसम होता है वहाँ पर। तो ये सब अगर सोचेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। इसलिए कह रहा हूँ बीआरओ को नेगेटिव साइड पर मत लीजिए। बीआरओ अच्छा डिपार्टमेंट है, और जो ऑफिसर होता है आप लोग को इतना हेल्प करेगा, क्योंकि वो आपका खुद का बच्चे के जैसा ट्रीट करता है, आपको बहुत हेल्प करता है वो लोग, जो बहुत फ्रेंडली होता है। तो बीआरओ में बस एक ही प्रॉब्लम है, रिमोट एरिया में पोस्टिंग होता है, और सिर्फ आपको और एक प्रॉब्लम है कि आपको फैमिली अलाउड नहीं है। बाकी देखिए सब कुछ अच्छा है, खाना अच्छा है, खाना का क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, सैलरी अच्छा है, एक्स्ट्रा फैसिलिटी है। आपका अगर आप अगर ड्रिंक वगैरह करते हैं तो वो भी फ्री मिलेगा आपको कैंटीन का कार्ड मिलेगा। तो ये सब आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट है। तो बीआरओ का आप नेगेटिव में मत लीजिए। तो ये तो सब कुछ गया। मुझे लग रहा है कि आपको बीआरओ का जो भी डाउट था वो आपका सब सॉल्व हो चुका है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि एसएससी रिलेटेड कोई भी अपडेट हो मैं आपको मिलता रहे। और डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड, मेडिकल रिलेटेड कुछ अगर प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कॉमेंट भी कर सकते हैं, नहीं तो मेरा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आप मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।